टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल टीचर्स डे था। कल यानी कि 5 सितंबर था और 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। और कल शाम को थोड़ा सा टीचर्स वगैरह के साथ हमारी पार्टी सी हमारे ऑफिस में, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी। हालांकि मैंने लगवाई थी, कोशिश की थी कि क्लास लूंगी, लेकिन पार्टी थी जो 5 से 6 का टाइम था, लेकिन वो चलते चलते 8 बजे तक सब लोग बैठ गए थे कल ऑफिस में। तो थोड़ा सा माहौल ऐसा बन गया था कि सब लोग बैठे रह गए थे, बातें बातें करने लगे थे, इसलिए कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। आप सभी ने, जितने बच्चों ने मुझे टीचर्स डे की बहुत सारी विशेष दी हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार और मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद की बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी लाइफ में तरक्की करें और जो भी आप चाहें वो आपको मिल जाए आपके जीवन। राइट। अब आ जाइए फटक से, अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, निशांत, मनीषा, विकास, उसके बाद है नरेश और उसके बाद है सुरेश, सुवेंद्र कुमार, अनुपाल, रोहित कुमार, युवराज सिंह, पंकज, महावीर यादव, राजू यादव, विकास, राजू कुमार। ओके चलो, हरीश मेहता। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। और जब बात करते हैं बच्चा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो इसमें हमें क्या पढ़नी है? इसमें हमें सारी की सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना था, ग्रंथियों के बारे में पढ़ना था। और मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में ऐसी कितनी ग्रंथियां होती हैं? टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। हमारे शरीर के अंदर कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और ये जो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये दिन रात हमारे बॉडी में क्या बनाती रहती हैं? यह हार्मोन बनाती रहती हैं, यह हार्मोन सिक्रीट करती रहती हैं। और अलग अलग ग्रंथि ने अपना अपना हार्मोन बनाया और बना के कहाँ पर मिक्स कर देते हैं? हार्मोन्स कहाँ मिक्स होते हैं? पढ़ा चुकी हूँ ना, हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन ब्लड। हार्मोन खून के अंदर ही घुले हुए होते हैं। तो अलग अलग ग्रंथि ने हार्मोन बनाया और बना के कहाँ पे डाल दिया? खून के अंदर डाल दिया। अब हम इस 9 में से कौन कौन सी पढ़ रहे थे? जहां तक मुझे याद है, मैंने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था कि गले में होती है, थायराइड हार्मोन T3 T4 सिक्रीट करती है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था पैराथायराइड, याद है ना? पैराथायराइड, पैराथायराइड क्या कर रहा था? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहा था। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इकलौती ऐसी ग्लैंड होती है जो कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, इसका साइज डिक्रीज होता जाता है, इसका आकार घटता जाता है। तो थाइमस ग्लैंड इकलौती ऐसी ग्रंथि है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, इसका साइज छोटा होता जाएगा और बुजुर्ग लोगों में ये गायब हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पेनक्रियास। इतना हमने, ये 3 तो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम स्टार्ट किए थे बच्चा पेनक्रियास। पेनक्रियास, इसको हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। और मैंने पढ़ाया था कि पेनक्रियास होता कहाँ है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि पेनक्रियास जो है वो कैसा होता है। इस तरीके से पेड़ के पत्ते के जैसा ऑर्गन होता है, जिसमें मैंने कहा था कि पेनक्रियाज हमारे शरीर के अंदर ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह काम करती है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड या इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। पेनक्रियाज के अंदर मैंने कहा था कि 3 टाइप की सेल हैं जो हार्मोन बनाती हैं। एक अल्फा सेल थी, एक बीटा सेल थी और एक डेल्टा सेल थी। अरे भाई लोगों, कुछ याद भी आ रहा है या भूल गए हो? कुछ याद आ रहा है? ये सब पढ़ा था? हाँ, याद आ रहा है कि भूल गए हो? मनीषा को तो याद आ चुका है, राहुल को भी याद आ चुका है, रुचि, गौतम, बताओ कुछ याद आ रहा है? अनुपाल को याद आ गया है? चलो, नहीं याद आ रहा है तो सुन लीजिए एक बार फिर से, हम आपको याद दिला देते हैं कि पैनक्रियाज में ये तीनों सेल्स हमारे बॉडी में क्या बना रही हैं? ये तीनों सेल्स हमारे शरीर में हार्मोन बना के डालती हैं। अब सबसे फेमस कौन सा है? बीटा सेल। क्यों है? क्योंकि बीटा सेल से लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक हार्मोन निकलता है। और कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। कौन बनाता है? पेनक्रियास, अग्नाशय। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं? बीटा कोशिकाएं। क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। आपके खून के अंदर जो क्या होती है? शुगर होती है। वो किस फॉर्म में होती है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। हमारे खून में जो शुगर है, शर्करा है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। तो मैं या तो ये कहूं कि इंसुलिन हमारे खून में शुगर लेवल को मेंटेन करता है, या मैं
यूं कहूं, इंसुलिन हमारे खून में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, बात बरोबर है। ठीक है, कैसे करता है? तो मैंने पढ़ाया था कि जब भी आप बाहर से कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शर्कराएं खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाए, जूस पिए, आपने मिठाई खाई, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ये सब आके हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में बदल जाती हैं। तो अगर आपके बॉडी में खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया है, कहाँ पे? खून में। इसीलिए आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा कि इंसुलिन हार्मोन मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल का मतलब क्या हो गया? ब्लड में जो शुगर है उसको मेंटेन, उसको संतुलन, उसको पर संतुलन बना के रखने का काम किसका होता है? आप कहेंगे बच्चा वो होगा किसका? इंसुलिन हार्मोन का। और ये इंसुलिन क्या करता है? जब भी ग्लूकोज ज्यादा होता है आपके खून में, ये हार्मोन इस ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन तभी निकलेगा जब आपके खून के अंदर ग्लूकोज क्या है? ज्यादा है, एक्सेस है। तो इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन निकल के इस ज्यादा मात्रा के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदल देता है। और ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाता है आपके लीवर के पास, आपके यकृत के पास। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे इंसुलिन का फंक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप मेरे को एक ही जवाब दोगे कि मैम इंसुलिन की कमी हुई आपके शरीर में। इंसुलिन की कमी, इसका मतलब ग्लूकोज ज्यादा, कहां पर? ब्लड में। इसका मतलब हमारे खून में क्या बढ़ गया? शुगर लेवल बढ़ गया। और अगर ये शुगर लेवल बहुत दिनों तक बढ़ता रहा तो इस स्टेज को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज। कौन सा स्टेज? हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज। और ये स्टेज बहुत दिनों तक रही तो आपके डॉक्टर साहब बोलेंगे, सुनिए भाई साहब, आपको डायबिटीज हो गया है। क्या हो गया है? आपको डायबिटीज हो गया है। या आपके गांव वगैरह में आम भाषा में बोलते हैं फलाना इंसान को शुगर की बीमारी हो गई। ठीक है, अगर इंसुलिन कम, शुगर लेवल ज्यादा, शुगर लेवल ज्यादा, उस स्टेज को हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर शब्द का मतलब होता है हमेशा ज्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज लेवल ज्यादा। तो अगर आपके खून के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया तो आपको बीमारी हो जाएगी डायबिटीज। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, डायबिटीज भी दो टाइप की। कौन कौन सी? सुन लीजिए, आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके साथ आपको लाइफ में भी बहुत काम आने वाली चीज है। शायद आपने कभी नहीं सुना होगा लेकिन आज सुन लीजिए। डायबिटीज भी दो टाइप का होता है। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा होता है? डायबिटीज मेलाइटस। हिंदी में इसको कहा जाता है मधुमेह रोग, मधुमेह बीमारी। और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस। और इसको हिंदी में कहते हैं मूत्र में है, मूत्र में है। खून से यूरिन बाहर निकल, सॉरी, यूरिन से आपका शुगर बाहर निकलने लग जाता है। अब सुनो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो कि मैम जब इंसुलिन की कमी होती है तो इसमें कौन सा डायबिटीज होता है? तो याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि जब इंसुलिन की कमी होती है तो आपको जो डायबिटीज होता है वो डायबिटीज मेलाइटस होता है। कौन सा होता है? डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, लेकिन बच्चा एक आगे पढ़ाऊंगी, एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, जिसे वैसोप्रिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जब इम्बैलेंस होता है ना, तब जाकर आपको डायबिटीज इंसिपिडस होता है, तब जाकर आपको क्या होता है? डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज बेसिकली दो टाइप की होती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होगा? इसमें आपके खून के अंदर शुगर लेवल ज्यादा होगा। अब शुगर लेवल कैसे चेक होगा? इसके लिए एक मशीन होता है जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं। मेरा एक चैनल है साइंस शिक्षा नाम से, यूट्यूब पर। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग है ना अपना, उसके नीचे मैंने लिंक कर रखा है साइंस शिक्षा, ऐसे साइंस इंग्लिश में है और शिक्षा हिंदी में है। इस चैनल पे जाना, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि आप घर पे किस तरीके से शुगर लेवल चेक कर सकते हैं आप। और अब मैं ये बता दूं आपको कि शुगर लेवल कितना होना चाहिए आपका, किसको नॉर्मल बोलते हैं। कितना ज्यादा हो गया तो आपको हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज स्टार्ट हो गई है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आगे आएगा परसों की क्लास में, आज नहीं आने वाला, कल भी नहीं आने वाला है।
राइट? तो बच्चा क्या हो गया, इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम शुगर लेवल कितना आना चाहिए बिफोर मील। बिफोर मील का मतलब है जब आपने खाना नहीं खाया है। जब आपने खाना नहीं खाया है तब अगर आप अपने खून, शुगर लेवल कैसे चेक होता है, खून निकालते हैं, एक बूंद खून बहुत होती है, एक डिवाइस होता है ग्लूकोमीटर, उसके ऊपर आपकी खून की ड्रॉप डालते हैं, तो आपकी वो डिवाइस रीड करती है और वो बताती है कि कितना आपका शुगर लेवल आ रहा है। तो अगर आपने खाना नहीं खाया है उससे पहले, मतलब 80 से 100 के बीच में आ रहा है तब भी चल जाएगा, मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर आपने 1 डेसीलीटर ब्लड लिया, खून खून लिया, उसमें 80 से 100 मिलीग्राम शुगर लेवल आना चाहिए और मील। लेकिन अगर आप खाना खा लेते हैं, खाने में क्यों, खाना खाने के बाद क्यों चेक करते हैं शुगर? क्योंकि बच्चा खाने में आप मीठी चीजें खा लोगे, आप फ्रूट्स खा लोगे, आप रोटी खा लोगे, आप सब्जियां खा लोगे, इन सब के अंदर क्या होता है, आपने दूध पी लिया, इन सब के अंदर शुगर है। तो आफ्टर मील, आफ्टर मील का मतलब होता है जब आपने खाना खा लिया है उसके बाद कितना आना चाहिए, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल है अगर आपका ये आ रहा है तो। लेकिन अगर आपने खाना खाया उसके बाद आ रहा है आपका शुगर का लेवल 300, तो भाई आपको डायबिटीज की शिकायत है, आपको शुगर की शिकायत है। अगर आपने खाना नहीं खाया है फिर भी आपका शुगर लेवल आ रहा है 140, 150, ओ ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अपनी डाइट में किसको कट करने की जरूरत है, ग्लूकोज वाली चीजों को, कार्बोहाइड्रेट को, कार्ब्स को, शुगर को आपको कट करने की जरूरत है अपनी डाइट में। मैम आपकी ऑब्जेक्टिव बुक कब आएगी? बहुत जल्दी आने वाली है मेरी एक साइंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसका नाम है डीएनए ऑफ साइंस। ये किताब आपको बहुत जल्दी मिलेगी, डोंट वेरी, पेड स्टूडेंट्स को पहले मिलेगी, बाकी को बाद में मिलेगी, थोड़ी सी लेट होगी किताब आने में क्योंकि अच्छी चीज में हमेशा टाइम लगता है, आपको भी पता है। बहुत जल्दी मेरी किताब मिलेगी डीएनए ऑफ साइंस आप लोगों को। ठीक है, ये शुगर लेवल है, किस तरीके से चेक करना है तो मैंने बताया, साइंस शिक्षा नाम का मेरा एक चैनल है, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा किस तरीके से आप घर बैठे शुगर लेवल चेक कर सकते हो मशीन लाके। ठीक है, ये हो गया इंसुलिन के बारे में, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब बच्चा, मैंने कहा पेनक्रियाज में 3 टाइप की सेल है, बीटा सेल ने क्या बनाया, बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन का काम आपको पता चल गया। अब दूसरी जो सेल्स होती हैं जिनको हमने अल्फा सेल कहा था, ये अल्फा सेल क्या करती हैं, ये भी एक हार्मोन बनाती हैं, और पेनक्रियाज की ये अल्फा सेल जो हार्मोन बनाती हैं उसको कहा जाता है ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन। बेटा एक बार फिर से बोलना, ग्लूकागोन, ग्लूकोज, कुछ सिमिलर सा लग रहा है ना, बिल्कुल। तो वैसा ही कुछ इसका काम भी ऐसा होता है। मैम 200 आए तो 200 कब आए, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद? अगर खाना खाने से पहले आ रहा है तो भाई आप ऑलरेडी डायबिटीज पेशेंट बन चुके हो, आप डायबिटिक हो। अगर खाना खाने के बाद 200 आ रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा ठीक है। तो कैसे कंट्रोल करें अनुप जी? इसको कंट्रोल करने के लिए देखो मेडिसिन आती हैं, डॉक्टर आपको दवाइयां देगा, या आप इसमें अपनी डाइट, अपना डेली का शेड्यूल सही कीजिए। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें अपना मीठा आपको कम करना पड़ेगा, मिठाइयाँ कम करनी पड़ेंगी, चाय फीकी पीनी पड़ेगी, दूध फीका पीना पड़ेगा, है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट कट करनी पड़ेंगे, अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चा, अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन, अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती हैं, पेनक्रियाज की अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये जो ग्लूकागॉन है इसकी डिस्कवरी की थी किम्बॉल एंड मुरलीन ने। किम्बॉल एंड मुरलीन दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस हार्मोन के बारे में सबसे पहले बताया था, तो डिस्कवरी का क्रेडिट इनको ही जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंसुलिन की खोज के लिए बेंटिंग एंड बेस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, वो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी हालांकि इंसुलिन की डिस्कवरी ना। अब एग्जाम में इसका तो नहीं आता लेकिन इंसुलिन का आ जाता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, याद रखना एच बेंटिंग एंड बेस्ट ने की। ठीक है, जब बात करते हैं बच्चा कि ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट उल्टा काम करता है कौन, ग्लूकागॉन हार्मोन। पहले जानते हैं कि ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है। जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट उल्टा काम करता है कौन, ग्लूकागॉन हार्मोन। पहले जानते हैं इंसुलिन ने क्या किया था। मैम इंसुलिन करता है जब हमारे खून में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदल देता है।
बिल्कुल बदल देता है। अब भाई किसी दिन आप मान लो गुस्सा हो गए किसी से, या आपने फास्ट रखा है, व्रत रखा है, अभी नवरात्रों के फास्ट आपने कभी किए होंगे, या अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने रोजा वगैरह रखा होगा। तब क्या करते हैं आप, बच्चा क्या करते हैं, आप बाहर से खाना नहीं खाते हैं। जब आपने बाहर से खाना नहीं खाया, इसका मतलब बाहर से आपने शुगर नहीं ली। अब शुगर नहीं ली, इसका मतलब आपके बॉडी में तो ग्लूकोज की कमी आ जाएगी, क्योंकि आप शुगर तो खा नहीं रहे हैं, बाहर से खाना आप खा नहीं रहे हैं। तो बच्चा, फिर भी आप 7 दिन का फास्ट रखते हैं, 8 दिन का, या फिर मुस्लिम लोग सोते हैं वो 30 दिन, 30 के 30 दिन रोजे रखते हैं। रोजे रखना बहुत टफ भी होता है ना। फिर भी सब लोग जिंदा रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर पड़ा है। तो जब भी आपके बॉडी में, जब आप बाहर से खाना नहीं खा रहे हैं, आपने कोई फास्ट किया, आपने कोई रोजा किया है, आप खाना नहीं खा रहे हैं गुस्सा होके, उस समय आपके बॉडी में क्या होता है? उस समय आपके बॉडी में ग्लूकागॉन हार्मोन ज्यादा बनता है। इसलिए इस हार्मोन का ना नाम कहीं कहीं मिलेगा फास्टिंग हार्मोन। इसको व्रत वाला हार्मोन भी कहा जाता है, कि जब आपने फास्ट वगैरह किया है तब की बात है। अभी क्या करेगा? ये करेगा कि जो ग्लाइकोजन ज्यादा पड़ा है, स्टोर हो रखा है, उस ग्लाइकोजन को बदलेगा ग्लूकोज की फॉर्म में। तो इसका फंक्शन लिखो, ग्लूकागॉन का काम लिखो, क्या काम करता है? ग्लूकागॉन का काम होता है कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन हिंदी में भी सेम नाम है, ग्लाइकोजन को किस में बदलना? ग्लूकोज में बदलना। ये क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कब? जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा में कमी आ जाए तब। ये कौन सा हार्मोन करता है? ये ग्लूकागॉन हार्मोन करता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, प्लीज मुझे सभी लोग आंसर दो, कि अगर आपके शरीर के अंदर ग्लाइकोजन की कमी हो जाए, मान लो किसी दिन आपके बॉडी में ग्लाइकोजन की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई, इसकी कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा? आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। राम राम बेटा नवीन, राम राम। क्या हो जाएगा बताओ? अरे भाई, अगर ग्लाइकोजन की ग्लूकागोन की कमी है, इसका मतलब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं बदलेगा। और इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे खून में किसकी कमी हो जाएगी? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। और ग्लूकोज की कमी को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर आपके बॉडी में किस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, ये ग्लूकागॉन हार्मोन कम बनना शुरू हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो इसकी कमी का मतलब है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, ग्लाइसेमिया का मतलब शुगर लेवल में कमी आ गई, मतलब आपके खून के अंदर ग्लूकोज की कमी आ गई। और ग्लूकोज की कमी है तो आपके बॉडी में एनर्जी की भी कमी मिलेगी, आप में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं सुन लो। किस हार्मोन की कमी से हाइपरग्लाइसेमिया होता है? तो बताओ किस हार्मोन की कमी से हाइपरग्लाइसेमिया? इंसुलिन की कमी से हाइपरग्लाइसेमिया होता है, जिसको हम डायबिटीज या मधुमेह नाम के नाम से जानते हैं। लेकिन ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपो का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल कम। आपके शरीर के अंदर अगर ग्लूकागॉन हार्मोन कम है, तो आपका जो ग्लाइकोजन है वो कम ग्लूकोज में बदलेगा। और कम ग्लूकोज का मतलब है आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी, मतलब एनर्जी की। आपको चक्कर आएंगे, 5 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, आपके बॉडी में ग्लूकागॉन हार्मोन कम बन रहा है, चक्कर आने लग जाएंगे, आप बेहोश हो जाओगे, है ना। आप सबकॉन्शियस स्टेज से अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाओगे, या कॉन्शियस स्टेज से आप अनकॉन्शियस बेहोश हो जाओगे, आप चक्कर आ जाएंगे, आपके ब्रेन के पास एनर्जी के लेवल की कमी आ जाएगी। तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि जो काम इंसुलिन कर रहा है, इसका उल्टा काम कौन कर रहा है? आपका ग्लूकागोन कर रहा है। इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला, एंड जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है। जो एक काम करता है हार्मोन, उसका जस्ट अपोजिट दूसरा हार्मोन काम करता है। और मैंने पढ़ाया है, ऐसे हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? काउंटरैक्ट हार्मोन कहा जाता है, एक दूसरे का विरोधाभासी हार्मोन कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो एक दूसरे के काउंटरैक्ट हार्मोन हैं, पीसीएस के एग्जाम में पूछा ही पूछा, जाना ही जाना है,
तो कौन से हार्मोन है जो काउंटरैक्ट हार्मोन है? तो क्या बताओगे आप? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन एक दूसरे के काउंटरैक्ट हैं। काउंटरैक्ट का मतलब होता है जो एक हार्मोन काम करता है उसका जस्ट उल्टा दूसरा हार्मोन काम करे, तो उसे एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन या काउंटरैक्ट हार्मोन कहा जाता है। हेलो ईश्वर सैनी, ओके, समझ में आ गई मेरी बात? किस तरीके से इंसुलिन काम करते हैं और किस तरीके से ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन ज्यादा तब निकलता है जब आपने फास्ट रखा है, आपने रोजा रखा है, या आप गुस्सा होके खाना नहीं खा रहे हैं, है ना, मम्मी से गुस्सा होके रोटी नहीं खा रहे हैं तब। ठीक है, तो पेनक्रियाज में तीन टाइप की सेल्स थी। अल्फा सेल ने ग्लूकागोन बनाया, बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया। अब बची कौन सी? बची डेल्टा सेल। और डेल्टा सेल क्या करती है? डेल्टा सेल भी एक हार्मोन निकालती है, लेकिन ये इतना फेमस नहीं है। इसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। इसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और बच्चों, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन का नाम है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ग्लूकागोन एक हार्मोन है। वैसे पेनक्रियास से ही डेल्टा सेल क्या बनाती है? सोमैटोस्टैटिन नामक एक तीसरा हार्मोन बनता है। और ये जो हार्मोन है ना, ये हमारे बॉडी का बीएमआर रेगुलेट करता है। अब मैं पढ़ा चुकी हूँ व्हाट इज बीएमआर। मुझे बीएमआर का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि बीएमआर होता क्या है, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ बीएमआर के बारे में एक बार पहले भी। जब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की शुरुआत की थी, तब मैंने पढ़ाया था कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के साथ साथ हमारे बॉडी के बीएमआर को भी रेगुलेट करते हैं। ओके, अनूप कह रहा है बॉडी मास इंडेक्स। अनूप जी, वो बीएमआई होता है। आप तो अनूप जी बहुत गलत बताए हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट, कुमार रोहित ने बिल्कुल सही आंसर दिया, नंदलाल ने सही आंसर दिया, सत्यव्रता नायक ने सही आंसर दिया है। भाई लोग जो गलत आंसर दे रहे हैं वो प्लीज थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर, और इसका मीनिंग भी बताया था। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मीनिंग था क्या? कि किस रेट से हमारी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं, कितने ऑक्सीजन से कितना ग्लूकोज टूटता है, कितने ग्लूकोज के टूटने से कितना एनर्जी बनता है, कितना स्टोर होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेसल मेटाबॉलिक रेट से आधार उपापचयी दर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे ये बता दो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो हमारे बॉडी के बीएमआर को मेंटेन करते हैं, तो ऑप्शन में एक तो क्या मिलना चाहिए मैम? सोमैटोस्टैटिन मिलना चाहिए। दूसरा, मैंने पढ़ाया था कि थायराइड हार्मोन भी क्या करते हैं? थायराइड हार्मोन्स भी क्या करते हैं? ये भी मैम हमारे बॉडी के बीएमआर को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो जब जब आपसे पूछेगा कि बीएमआर रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तब तब आपको ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। दोनों होंगे तो भाई बोथ वाला ऑप्शन सही होगा। राइट? ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो डेल्टा सेल हमारे बॉडी में सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती हैं और सोमैटोस्टैटिन हमारे बॉडी में बीएमआर को मेंटेन करता है। बीएमआर का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से सुन लो। किस दर से हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं और फिर उस ऑक्सीजन से कितना ग्लूकोज को तोड़ती हैं, ग्लूकोज के टूटने से कितना एनर्जी बनता है और कितना एनर्जी स्टोर होता है। इस पूरे फंडे को, है ना, इस पूरे फिनोमेना को क्या कहा जाता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधार उपापचयी दर कहा जाता है। राइट? तो पेनक्रियाज में मैंने कहा था वैसे तो टोटल 4 टाइप की सेल्स होती हैं, लेकिन एफ सेल्स यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एफ सेल तो एंजाइम बनाती है, और एंजाइम तो हम अलग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम यहाँ पर 3 टाइप की सेल्स पढ़े हैं कि पेनक्रियाज में एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है, एक डेल्टा होती है। ठीक है, एक अल्फा, एक बीटा, एक डेल्टा। अल्फा ने ग्लूकागॉन, बीटा ने आपका कौन सा हार्मोन? इंसुलिन, बहुत फेमस है, ये पढ़ लेना। डेल्टा सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती है, और इसी के साथ साथ आपका जो पेनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ राहुल, आजकल पेनक्रियाटिक कैंसर बहुत चल रहा है। आपने सुना होगा मनोहर पारीकर जी की डेथ हुई थी पेनक्रियाटिक कैंसर से। पेनक्रियाटिक कैंसर बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो उसका पता भी नहीं लगता है कि वो हुआ है क्या। इंसान को या डॉक्टर को तब डायग्नोस होता है, तब इंसान के पास बहुत कम समय बचता होता है।
पैनक्रियाटिक कैंसर, ब्लड कैंसर, ये कुछ खतरनाक कैंसर होते हैं जो कब पता लगते हैं, जब इंसान के पास मात्र कुछ दिन बचे हैं जीवन के, तब पता लगते हैं। कैंसर कहीं भी हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। जो लोग सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी ये सब काम करते हैं, उनको क्या होता है, उनको लंग्स कैंसर होता है, उनको फेफड़ों का कैंसर होता है। कैंसर कोई भी हो सकता है ना। चलो, कैंसर अलग से पढ़ाएंगे आपको क्या होता है कैंसर, वो बात की बात है। आ जाइए फिर अगली ग्रंथि भी पढ़ते हैं 5 नंबर पे। 9 में से 4 पढ़ चुके हैं, आज 5वीं है। और 5वीं अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? एड्रिनल ग्लैंड। इसको हिंदी में आपको मिलेगा एड्रिनल ग्रंथि, या हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है, इसे लिखा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है। और किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अधिवृक्क ग्रंथि। कैसे होती है बच्चा? सुनो, ये होती है एक जोड़ी, वन पेयर। कहाँ होती है? इस तरीके से होती है, थोड़ा नीचे इस तरीके से। आपका सोयाबीन जैसा एक किडनी, फिर दूसरा किडनी। अब भाई इतनी बात तो पता है ना, 2 किडनी होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी को ऐसा लगे कि एक ही गुर्दा होता है। फेफड़े भी 2 होते हैं, गुर्दे भी 2 होते हैं, है ना। सुनो, ये बायां किडनी या दायां किडनी, 2 गुर्दे हैं। इन गुर्दों के ऊपर इस तरीके से 2 हिस्से में बंटी हुई पहली ग्रंथि, इधर वाली कौन सी? एड्रिनल। फिर इस किडनी के ऊपर भी होती है इस तरीके से एड्रिनल। इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा, देखो, अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर, वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी के ऊपर होती है। तो अगर आपसे पूछ ना कि हमारे गुर्दों के ऊपर या हमारी किडनीज के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। कितनी होती है? 2, क्योंकि 2 किडनी है और 2 ही हिस्सों में बंटी हुई होती है। 2 हिस्सों में, देखो, एक इसका ये रहा हिस्सा, ये वाला हिस्सा अंदर वाला, है ना। और एक ये बाहर वाला, ये ब्लू वाला हो गया अंदर वाला हिस्सा। और इसको क्या कहा जाता है? इसे मेड्यूला कहा जाता है, इसे पिंड भाग कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट होता है, जो अंदर वाला हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? मेडुला पार्ट। और एक मैं कुछ पिंक कलर से बना रही हूँ, ये बाहर वाला हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है बच्चा? ये होता है आउटर पार्ट। और इस जो गुलाबी कलर से बनाया है मैंने, इसका नाम पड़ता है कॉर्टेक्स पार्ट। और कॉर्टेक्स को हिंदी में वलकुट भाग कहा जाता है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे किडनी के ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, जो 2 हिस्सों में बंटी हुई होती है। जिसका बाहरी हिस्सा, ये कॉर्टेक्स है ना, ये कौन सा हिस्सा है? ये आउटर पार्ट है, ये बाहरी हिस्सा है, कभी नाम पूछ ले एग्जामिनर तो। और ये जो मेडुला है ना, ये कौन सा हिस्सा है? ये इनर वाला, ये अंदर वाला हिस्सा है। अब जब 2 अलग अलग हिस्से हैं, तो आपके दिमाग में ये भी पॉइंट आना चाहिए कि दोनों हिस्सों के काम भी अलग अलग हैं। ये दोनों हिस्से अलग अलग हार्मोन बनाते हैं। बिल्कुल भैया, ये अलग अलग हार्मोन बनाते हैं, क्योंकि ये अलग हिस्सा है, ये अलग पार्ट है। तो हम पढ़ेंगे कि इन दोनों पार्ट से अलग अलग कौन से हार्मोन बनते हैं। पहले लिखेंगे इनर वाला पार्ट, और इनर वाले पार्ट का नाम क्या पड़ा है? मेडुला। मेडुला, देखो, एक आप पढ़ोगे मेडुला ऑब्लंगेटा, ब्रेन में होता है, ये अकेला मेडुला है। हिंदी बोलते हैं पिंड वाला भाग। और मेडुला है, ये कौन सा है? ये इनर वाला पार्ट है। इनर का मतलब अंदर वाला हिस्सा। और जब मेडुला की बात करते हैं, तो इससे 2 हार्मोन सिक्रीट, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर वाले हिस्से से, जिसको मेडुला कहा गया है, इससे 2 हार्मोनों का श्रावण होता है। 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं इससे। कौन कौन से? पहले नाम सुन लीजिए आराम से, क्योंकि बड़े बड़े नाम आएंगे। पहला हार्मोन है, उसको कहा जाता है एड्रीनिलीन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनिलीन, सेम नाम हिंदी में है, एड्रीनिलीन। और बच्चा, इसी का दूसरा नाम ऑब्लिक लगा के लिखना, एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन हार्मोन, इसी को एड्रीनिलीन, इसी को एपिनेफ्रीन हार्मोन कहा जाता है। और जो दूसरा है, उसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नोर एड्रीनिलीन। एड्रीनिलीन के आगे नोर लगा दो, या इसी का दूसरा नाम पड़ता है नोर एपिनेफ्रीन। नोर एपिनेफ्रीन। तो बच्चा,
अगर आपसे एग्जाम में पूछा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में? एग्जाम से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन, ये कौन सी ग्रंथि सिक्रीट करती है? तो आपके सामने बोर्ड पे आंसर है कि ये एड्रीन ग्लैंड द्वारा बनते हैं हार्मोन। अब पूछे थोड़ा सा बढ़ा के कि एड्रीनल ग्लैंड के किस हिस्से से बनते हैं ये, तो आपके सामने बोर्ड पे आंसर है ये मेडुला पार्ट, ये अंदर वाले हिस्से से बनते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों हार्मोन जो हैं इनको एक साथ मिलाकर कहा जाता है दीज आर इमरजेंसी हार्मोन। ये क्या है? ये इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी का मतलब है ये आपातकालीन हार्मोन है। जब हमारे बॉडी में किसी टाइप की इमरजेंसी कंडीशन लगती है ना, किसी टाइप की आपातकालीन स्थिति होती है, तब ही ये हार्मोन निकलते हैं, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। ये इमरजेंसी कंडीशन में निकलते हैं, आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं, इसलिए हम इन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसलिए हम एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, which gland is also known as emergency gland, आंसर क्या होगा बताओ जरा सभी लोग, आंसर क्या होगा? फटक से आंसर कीजिए। क्या होगा आंसर? एड्रीनल ग्लैंड। उसको हम इमरजेंसी ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि मैम ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब ये किस टाइप की इमरजेंसी होती है मैम? तो बच्चा मैं आपको बता दूं, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। पहला फियर, जब भी आपको किसी भी चीज से डर लगता है। अब ऐसा कोई इंसान नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में जिसको डर नहीं लगता। मैं आपसे कहूं कि आपको डर लगता है तो आपको हम कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? बिल्कुल डर लगता है। सरकारी नौकरी ना लगने का डर, बेरोजगार रहने का डर, फेल आने का डर, मम्मी का डर, पापा का डर, गर्लफ्रेंड का डर, बॉयफ्रेंड का डर, बहुत सारे टाइप के डर होते हैं। किसी इंसान को पानी की गहराई में जाने से डर लगता है ना? किसी को हाइट पे जाने का डर लगता है, किसी को छोटे स्पेस से डर लगता है। बहुत सारे टाइप का डर होता है। पेपर देने जाते हैं तब भी तो डर लगता है, नर्वसनेस होती है, वो यही हार्मोन फील करवाते हैं। अभी तो आपको किसी टाइप की नर्वसनेस नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया ओ कल 7 8 कितनी भी तारीख है, इस तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर ये इमरजेंसी हार्मोन निकलना शुरू हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। फियर, जब आपको डर लगता है। दूसरा फ्लाइट, फियर फाइट, सॉरी 2 नंबर पे आएगा फाइट, उस डर का सामना करना, से लड़ाई करना, फाइट करना, उस डर का सामना करना। आप डर का सामना ही तो करते हो। कल पेपर है तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, पढ़ लेता हूँ, आज रात है बहुत। कल एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जाम देने जाते हो, उस डर का सामना किया आपने। और अब अगर सामना नहीं करना है तो भाई अगला ऑप्शन ये है कि वहां से फ्लाइट हो जाओ। फ्लाइट का मतलब है वहां से उड़ जाओ या वहां से भाग जाओ, या उड़ जाओ या वहां से भाग जाओ। तो ये बच्चा इमरजेंसी हॉर्मोन्स तभी निकलते हैं जब आपके बॉडी में 3 F की कंडीशन आती है। 3 F कैसे? फियर, फाइट, फ्लाइट। किसी भी चीज का डर लगा, उसके बाद आपको उस डर का सामना करने की हिम्मत मिली, उससे लड़ाई करने की हिम्मत मिली, और अगर वहां से लड़ाई नहीं की तो भाई वहां से भाग जाओ। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप अपने घर से बाहर निकले कहीं पर भी जाने के लिए, आपके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया। आपको पता है कि ये कुत्ता मुझे काटने वाला है, मुझे भौंक रहा है, मुझे देख रहा है, मेरे पीछे पड़ गया है। आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा उस कुत्ते से? बिल्कुल लगेगा कि इस कुत्ते ने काट लिया तो मुझे दर्द होगा, कुत्ते ने काट लिया तो मुझे रेबीज हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपके मन में ख्याल आएंगे। फिर आप दूसरा आपके मन में तुरंत क्या थॉट आएगी? इससे लड़ाई कर लो, इस कुत्ते को पत्थर से पत्थर मारूं या लकड़ी उठा के डंडा उठा के इसको मारूं, मैं इससे लड़ाई करूं, इस डर का सामना करूं। और फिर अगर डर का सामना नहीं करना है तो भाई वहां से भाग जाओ, वहां से उठ जाओ उस कंडीशन। नहीं तो फिर वो कुत्ता आपको काट जाएगा और आपको रेबीज कर जाएगा, है ना? तो इस तरीके से मैंने कहा फियर फाइट फ्लाइट 3 F को कंट्रोल करता है। कौन? ये इमरजेंसी हार्मोन। जब जब ये हार्मोन निकलेंगे तब तब आपको ये डर लगवाने के लिए ही निकलेंगे।
अभी मुझे किसी टाइप का डर नहीं है, मैं आपको बढ़िया पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो मुझे किस टाइप का डर होगा? लेकिन अभी आप मुझे, मेरे को जैसे किसी हाइट का, मेरे को बहुत ज्यादा ऊंचे हाइट पे बहुत डर लगता है। और इससे बड़ा डर मेरा क्या है, मुझे एरोप्लेन में बैठने से डर नहीं लगता है, हवाई जहाज में बहुत बार बैठी हूँ मैं, मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं या फिर कभी हम छत पे खड़े होते हैं, तो जब हवाई जहाज जाता है ना, या फिर वो लैंड करता है ना, या वो टेक ऑफ करता है, उस समय जो आवाज आती है, उस आवाज का मुझे फोबिया है, उस आवाज का मुझे बहुत डर लगता है। जैसे ही कभी मैंने हवाई जहाज की आवाज सुन ली ना, तो उस समय मेरा दिल धक 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 करने लग जाता है, बहुत तेज मुझे घबराहट होने लगती है। ऐसे शायद आपको कभी ना कभी आपको भी किसी चीज का डर लगा होगा, किसी ना किसी चीज का फोबिया आपको भी होगा, है ना? तो ये हार्मोन जब जब निकलेंगे ना, तब तब आपको किसी ना किसी चीज की नर्वसनेस होगी, किसी चीज को डर लग रहा होगा, किसी चीज का, है ना, उस डर का सामना करने के आपके मन में थॉट्स आ रहे होंगे। ये हार्मोन का काम ही यही होता है। और जब जब ये हार्मोन निकलेंगे, तब तब आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आएगा। बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है जैविक बदलाव। कहने का मतलब है, जब आपको डर लगता है तो क्या क्या होता है। अब आप लोग बताओ, जब डर लगता है तो क्या क्या होता है? कभी ना कभी डर लगा होगा ना, ऐसे तो हो नहीं आप ग्रेट खली कि आपको डर ही ना लगा हो। बताओ जरा, जब जब डर लगता है तो क्या क्या आपके बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज एक मैं बता देती हूँ आपको। मैम, जब डर लगता है ना, तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बहुत तेज तेज आपका, जोर से आपका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, धक 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 धक, ऐसा लगेगा फट के बाहर आ जाएगा, होता है ना? दूसरा क्या होता है, दूसरा बच्चा, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा हो जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। इस तरीके से आप हांप जाते हो, सांसें तेज हो जाती हैं, रेस्पिरेशन श्वसन फास्ट होने लग जाता है। उसके साथ मैम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको बोलूं रात के 12 बजे कब्रिस्तान में जाओ, बोलोगे मैम पागल हो क्या? रोंगटे खड़े होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, गूज बम्स आ जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाना, बिल्कुल, लिख लो, रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल। उसके साथ साथ आपके बॉडी में वाइब्रेशन, कंप कपाने लग जाता है बॉडी, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। अगर आप फेल आ गए, है ना, आप फेल हो गए हो, शाम को पापा जी घर आए, तो पापा जी के सामने क्या करोगे, ऐसे शिवरिंग होने लग जाती है। शिवरिंग का मतलब होता है शरीर में वाइब्रेशन, कंपना, कंप कांपने लग जाता है शरीर। उसके साथ पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है, स्वेट, पसीना बहुत ज्यादा आने लग जाता है। ऐसे ऐसे बहुत, जब डर लगता है तो हम ऐसे पसीना पोंछते हैं, ऐसे ऐसे हथेलियां मलते हैं, है ना, पसीना बहुत ज्यादा, स्वेटिंग फास्ट होने लग जाती है, स्वेट बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है। इसके साथ साथ जब आपको डर लगता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत तेज तेज आपका खून नसों में दौड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे आपके बॉडी में जैसे बदलाव आए हैं ना, तो बच्चा, इनको लाने वाला भी हार्मोन कौन है, इमरजेंसी हार्मोन। जब जब ये एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनल निकलेंगे, तब तब ये सारे काम होंगे, तब तब आप ये आपके सारे काम होंगे। अगर आप रात के 12 बजे, मैं आपको कहूँ, आप कब्रिस्तान या शमशान घाट में चले जाओ, तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएंगी, सांसें बहुत तेज लेने लग जाओगे, रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे, पाँव कंप कपा जाएंगे, पसीना इतना तेज आएगा, गला सूखने लग जाएगा, लार कम हो जाएगा गले के अंदर, गला सूखने लग जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बिल्कुल सही बात है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इसका मतलब ये नहीं कि गला सूखने के ऊपर आप स्प्राइट पियो, है ना, इसका मतलब पानी पी सकते हो। बात समझ में आ गई? ये सब कुछ होते हैं जब आप झूठ बोलते हो, बहुत बड़ा झूठ। आपने देखा होगा ना, वो लाई डिटेक्टर वाला टेस्ट होता है, उसमें अगर आपने बहुत बड़ा झूठ बोला है, पुलिस से आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप झूठ बोल रहे हो, आप सस्पेक्टेड हो, तो डॉक्टर से आपका वो लाई टेस्ट भी करवाते हैं पुलिस वाले। उस समय भी आपके बॉडी में ऐसे
जब आप नर्वस होते हो तब भी ये सब होता है, या जब आपको डर लगता है तो ये होते हैं। तो बच्चा इसीलिए हम इनको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। भाई ये इमरजेंसी कंडीशन 24 घंटे तो नहीं रहती है ना, 24 घंटे ही थोड़ी ना ये आपको डर लगता रहता है। अब 24 घंटे में 1 घंटे डर लिए, सारा दिन थोड़ा डर लगता रहता है। तो जब जब आपके बॉडी में ये हार्मोन निकलेंगे तब जब आपको किसी ना चीज का डर महसूस करवाना है, इसलिए हम इनको इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, इसलिए हम इनको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? मैम आपके गुस्से से डर लगता है, अनूप कह रहे हैं मेरे को गुस्सा, मैंने आप पे कब गुस्सा कर दिया, आज तक मैंने कभी गुस्सा नहीं किया होगा। बताओ, मैं तो इतनी इनोसेंट टीचर, गुस्सा ही नहीं किया आप पे। हाँ, हालांकि मैं, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी गुस्से वाली है लगती होगी, लेकिन बच्चों से कैसा गुस्सा। हाँ, अच्छा, यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पे कुछ बच्चे होते हैं जो गुस्सा करना भी जरूरी है ना। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण। चलो ठीक है फिर, है ना, समझ में आ गया। तो मेडुला वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं। ये क्या कहते हैं, इनर पार्ट, इनर पार्ट से इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन 3F को कंट्रोल करते हैं, 3F। इसीलिए इस ग्रंथि को कहते हैं 3F ग्लैंड, इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि कहते हैं। और ये इमरजेंसी कंडीशन में निकलते हैं, इसलिए इस ग्रंथि का नाम इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। और इस ग्रंथि का नाम डू और डाई भी होता है, करो या मरो। भाई या तो डर का सामना करो या मर जाओ, सामना नहीं करोगे तो। या इसी का नाम आता है डू और फ्लाइट, करो या वहां से भाग जाओ, उड़ जाओ, उस डर का सामना कर लो, या तो सामना नहीं करोगे तो वो डर आपको खा जाएगा, या आप वहां से भाग जाओ। तो ऐसे करके आपके सामने अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि किस ग्रंथि को 3F ग्रंथि कहते हैं, किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि या आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, किस ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि कहते हैं, किस ग्रंथि को करो या भागो, करो या उड़ो, करो या मरो, सारे नाम आपके एक ही ग्रंथि के हैं, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। किस ग्रंथि के ये सारे नाम हैं, ये सारे नाम हैं बच्चा आपके अधिवृक्क ग्रंथि के या एड्रीनल ग्लैंड के। बताओ यस और नो, बता दोगे ये सारे काम किसके हैं। हाँ जी, और ये है एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला पार्ट, मेडुला। अभी मैंने कॉर्टेक्स पढ़ाया नहीं है कि कॉर्टेक्स के क्या क्या काम है, बता दोगे ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी का यहाँ तक के क्लास में। कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे वो तो बात अभी बची हुई है। कॉर्टेक्स अलग हार्मोन निकालता है, बिल्कुल सही बात है भाई, जब ये अलग भाग है तो इससे निकलने वाले हार्मोन भी अलग होते हैं। बलकुट भाग अलग होता है तो इससे निकलने वाले हार्मोन भी अलग होते हैं। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी भी टाइप का। कॉर्टेक्स होता है बच्चा आउटर वाला हिस्सा, आउटर भाग, बाहरी भाग। बताया था ना अभी कि एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं इस तरीके से, अभी तो बताया था ये चीज कैसे होते हैं, इस तरीके से शायद मिल, ये रहा, देखो इस तरीके से दो हिस्से होते हैं ना, ये बाहर वाला हिस्सा है, पिंक वाला, इसको हमने कॉर्टेक्स लिखा था, ये वाला ये कॉर्टेक्स। इससे अलग हार्मोन निकलते हैं, मेडुला से अलग हार्मोन, मेडुला से इमरजेंसी हार्मोन निकले, अब कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलते हैं। इस कॉर्टेक्स से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं ना, इनको नाम देते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि किस ग्रंथि द्वारा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर तो सेम होगा, आंसर क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यही आपका आंसर होगा। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन 3 टाइप के होते हैं जो कि हम कल की क्लास में
जो कि हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो कल की क्लास। ओके।